Jai Hind. In this lecture, we will discuss Quine-McCluskey minimization technique, which is also known as tabular method. There are mainly three techniques which are used for minimization of logical function in digital electronics. One is Boolean algebra. In the case of Boolean algebra, you have to apply different rules and formulas. Sometimes you skip some rules. So in final, you will not get simplified expression. And mainly Boolean algebra is used up to 3 variable. You can also perform simplification with the help of K-map. K-map is good as compared to Boolean algebra. You can perform simplification up to 6 variable with the help of K-map. If number of variable become more than 6, it become very difficult to apply K-map. In those cases, we apply tabular method. With the help of tabular method, we can perform simplification of any variable function. For example, we have given this 4 variable function. We have to perform simplification by using tabular method. This is sum of minterms. ये हमें SOP में expression दिया है. For these minterm, we are getting output 1. Tabular method में पहले हम मिन टर्म्स लिखेंगे 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. अब इन मिन टर्म्स के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे. 0 को बाइनरी में 0, 0, 0, 0 लिखते हैं. 1 को बाइनरी में 0, 0, 0, 1 लिखते हैं. 3 को बाइनरी में 0, 0, 1, 1 लिखते हैं. इसी तरह से 7 को बाइनरी में 0, 1, 1, 1 लिखते हैं. इन सेम वे 8 एज ए 1, 0, 0, 9 as a 1, 0, 0, 1, 11 as a 1, 0, 1, 1 and 15 as a 1, 1, 1, 1. आपको ग्रुप इस तरह से डिवाइड करने हैं कि आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में यह देखना है कि लॉजिक 1 कितने टाइम्स आ रहा है. जैसे इस केस में लॉजिक 1 0 टाइम्स है. दैट इज दिस इज ग्रुप 0. ये ग्रुप 0 वो मिन टर्म्स बताएगा जहां पर लॉजिक 1 0 टाइम्स है. यहां पर लॉजिक 1 0 टाइम्स है. दिस इज M0 मिन टर्म. 0 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0, 0, 0, 0 होती है. इसी तरह से अब हम वो मिन टर्म्स देखेंगे जहां पर लॉजिक 1 1 टाइम्स है. एक यहां पर लॉजिक 1 1 टाइम्स है. एक यहां पर लॉजिक 1 1 टाइम्स है. दैट इज M1 एंड M8 मिन टर्म. दिस इज ग्रुप 1. 1 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0, 0, 1 होती है. इसी तरह से 8 के लिए 1, 0, 0, 0 होती है. अब आपको वो मिन टर्म्स चेक करने हैं जहां पर लॉजिक 1 2 टाइम्स है. एक यहां पर है, अगेन एक यहां पर है. दैट इज M3 एंड M9 मिन टर्म. और ये ग्रुप होगा 2. 2 बताएगा कि लॉजिक 1 2 टाइम्स है. 3 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0, 0, 1, 1 होती है. इसी तरह से 9 के लिए 1, 0, 0, 1 होती है. अगेन अब आपको वो मिन टर्म्स देखने हैं जहां पर लॉजिक 1 3 टाइम्स है. एक यहां पर M7, इसी तरह से M11. M7 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0, 1, 1, 1 होती है और 11 के लिए 1, 0, 1, 1 होती है. और लास्ट में लॉजिक 1 4 टाइम्स है. दैट इज ग्रुप 4. मिन टर्म है F15 और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1, 1, 1, 1. स्टेप 2 में हम ग्रुप पेयर एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे. स्टेप 2 में हम डिफरेंट पॉसिबल पेयर्स लिखेंगे. पेयर कब बनता है? जब दो मिन टर्म में आपस में एक बिट का चेंज होता है. स्टेप 2 को हम स्टेप 1 की हेल्प से बनाएंगे. ग्रुप 0 के मिन टर्म्स का हम ग्रुप 1 के मिन टर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे. इसी तरह से ग्रुप 1 का हम ग्रुप 2 के साथ कंपैरिजन करेंगे. ग्रुप 2 को ग्रुप 3 के साथ कंपैरिजन करेंगे और ग्रुप 3 के मिन टर्म्स का हम ग्रुप 4 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन करेंगे. मतलब n ग्रुप को
हम n+1 ग्रुप के साथ कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या m0 m1 के साथ पेयर बनाएगा? पेयर कब बनता है? जब एक बिट का चेंज होता है, जैसे इस केस में 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, एक बिट का चेंज है तो पेयर बनेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा m0 m1, इसका मतलब है ये आपस में पेयर बनाएंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, यहां पर लिखेंगे अंडरस्कोर। इसी तरह से m0 m8 के साथ पेयर बनाएगा, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 1 एक बिट का चेंज, रेस्ट ऑल आर सेम, तो पेयर बनेगा। m0 to m8, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, अंडरस्कोर लिखेंगे, रेस्ट ऑल आर जीरोस। अब यहां पर हमने ग्रुप 0 के मिन टर्म्स का ग्रुप 1 के मिन टर्म के साथ कंपैरिजन किया है, तो यहां पर लिखेंगे ग्रुप 0। अगेन अब ग्रुप 1 का हम ग्रुप 2 के साथ कंपैरिजन करेंगे। m1 क्या m3 के साथ पेयर बनाएगा, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम, एक बिट का चेंज है, पेयर बनेगा। तो m1 m3 के साथ पेयर बनाएगा, 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, अंडरस्कोर, 1 to 1 सेम। इसी तरह से m1 m9 के साथ पेयर बनाएगा, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 1 1 बिट का चेंज, 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 1 to 1 सेम, एक बिट का चेंज है, 0 to 1, तो पेयर बनेगा। m1 m9, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, अंडरस्कोर, रेस्ट आर 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 1 to 1 सेम। m8 m3 के साथ पेयर बनाएगा, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 1 to 0 एक बिट का चेंज, 0 to 0, 0 to 1 2 बिट का चेंज, यहां पर 2 बिट का चेंज हो रहा है, पेयर नहीं बनेगा। m8 और m3 पेयर नहीं बनाएंगे। m8 क्या m9 के साथ पेयर बनाएगा, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 1 to 1 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, पेयर बनेगा। तो m8 m9 के साथ पेयर बनाएगा, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, रेस्ट सेम है, 1 0 0। दिस इज ए ग्रुप 1। ग्रुप 1 क्यों लिखा? यहां पर ग्रुप 1 के मिन टर्म्स का हमने ग्रुप 2 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन किया है। इसी तरह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का हम ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। m3 m7 के साथ पेयर बनाएगा, एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम, 1 to 1 सेम। तो m3 एंड m7 आपस में पेयर बनाएंगे, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, अंडरस्कोर लिखेंगे, रेस्ट आर 1 1। m3 m11 के साथ पेयर बनाएगा, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 0 सेम, 1 to 1 सेम, 1 to 1 सेम, एक बिट का चेंज है, पेयर बनेगा। तो m3 m11 के साथ पेयर बनाएगा, 0 to 1 एक बिट का चेंज, अंडरस्कोर आएगा, रेस्ट आर सेम, 0 1 1। m9 को m7 के साथ कंपेयर करेंगे, पेयर बनेगा 1 to 0 एक बिट का चेंज, 0 to 1 एक बिट का चेंज, मतलब यहां पर 2 बिट का चेंज हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 9 7 के साथ पेयर नहीं बनाएगा। इसी तरह से 9 m11 के साथ पेयर बनाएगा, टोटल एक बिट का चेंज होना चाहिए, 1 to 1 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम, एक बिट का चेंज है तो पेयर बनेगा। m9 m11 1 to 1 सेम है, 0 to 0 सेम है, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, रेस्ट 1 1। दिस इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 का हमने ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया है। लास्ट इज m7 m15 के साथ पेयर बनाएगा, टोटल एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 1 एक बिट का चेंज, रेस्ट ऑल आर सेम, 1 1 1 1 1 1। तो m7 m15 के साथ पेयर बनाएगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, अंडरस्कोर, रेस्ट ऑल आर 1। m11 m15 के साथ पेयर बनाएगा, टोटल एक बिट का चेंज होना चाहिए, 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, रेस्ट आर सेम, तो एक बिट का चेंज है। तो m11 m15 के साथ पेयर बनाएगा, 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, रेस्ट आर 1 1।
दिस इज ए ग्रुप डिवीजन इन स्टेप टू। स्टेप टू में हम डिफरेंट पॉसिबल पेयर्स लिखते हैं। पेयर्स कब बनता है? जब दो मेन टर्म्स में आपस में एक विट का चेंज होता है। एंड दीज आर द ग्रुप 0 1 2 3। यहां पर 3 का क्या मतलब है? ग्रुप 3 का हमने ग्रुप 4 के साथ कंपैरिजन किया है। अब ये जो M0 मेन टर्म है, ये स्टेप 2 में पेयर में यूज हुआ है, तो यहां पर हम टिक करेंगे। इसी तरह से ये M1 मेन टर्म है, ये स्टेप 2 में यूज हुआ है, तो यहां पर हम टिक करेंगे। इसी तरह से M8 यूज हुआ है, तो M8 के साथ टिक करेंगे। अब M3 इसको चेक करेंगे। M3 स्टेप 2 में यूज हुआ है, तो यहां पर टिक करेंगे। M9 यहां पर यूज हुआ है, तो 9 के सामने टिक करेंगे। M7 मेन टर्म पेयर में यूज हुआ है, तो यहां पर टिक करेंगे। M11 यूज हुआ है, तो यहां पर टिक करेंगे। M15 यहां पर यूज हुआ है, तो यहां पर टिक करेंगे। अगर कोई मेन टर्म पेयर में यूज नहीं होता, तो उसके सामने हमने क्रॉस लगाना था। के मैप में जो हम पेयरिंग करते हैं वो 2 टू द पावर k होता है। अगर k की वैल्यू 0 है, 2 टू द पावर 0 1, k की वैल्यू 1 है, 2 टू द पावर 1 2, k की वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर 2 4, k की वैल्यू 3 है, 2 टू द पावर 3 8, इसी तरह से 4 है तो 2 टू द पावर 4 16। अगर यहां पर दो मिन टर्म्स के बीच में डिफरेंस 1 2 4 8 या 16 होता है, तो हमेशा पेयर बनेगा। जैसे आप देख सकते हो, M0 और M1 में डिफरेंस 1 होता है, M0 और M8 में डिफरेंस 8 होता है, M1 और M3 के बीच में डिफरेंस 2 होता है, M1 और M9 के बीच में 8 डिफरेंस, M8 और M9 के बीच में 1 डिफरेंस, M3 और M7 के बीच में 4 डिफरेंस, M3 और M11 के बीच में 8 डिफरेंस, M9 और M11 के बीच में 2 डिफरेंस, M7 और 15 के बीच में 8 डिफरेंस, M11 और M15 के बीच में 4 डिफरेंस। अगर दो मिन टर्म्स के बीच में 1 2 4 8 और 16 का डिफरेंस होता है, तो हमेशा पेयर बनेंगे। अब इस तरह से भी शॉर्टकट याद रख सकते हो। इन स्टेप 3 आपको ग्रुप क्वाड्स एंड ABCD लिखना है। क्वाड कब बनता है? जब दो पेयर के बीच में 1 बिट का चेंज होता है। तो स्टेप 3 को बनाने के लिए हम स्टेप 2 की मदद लेंगे। क्वाड कब बनेगा? जब दो पेयर के बीच में 1 बिट का चेंज होगा। सेम इसमें हम ग्रुप 0 का ग्रुप 1 के साथ कंपैरिजन करेंगे। इसी तरह से ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ कंपेयर करेंगे और लास्ट में ग्रुप 2 को ग्रुप 3 के साथ कंपेयर करेंगे। पहले मैं ग्रुप 0 को ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करूंगा। M0 M1 एंड M1 और M3, क्या ये दो पेयर आपस में क्वाड बनाएंगे? कंडीशन क्या होती है? 1 बिट का चेंज होना चाहिए। अब क्लास यहां पर देखो, यहां पर है डैश, यहां पर है 1। ये क्वाड कभी भी नहीं बनाएंगे। आपको याद रखना है क्वाड कब बनते हैं? एक तो इन दो अंडरस्कोर की लोकेशन सेम होनी चाहिए और साथ में 1 बिट का चेंज होना चाहिए। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस ग्रुप के एलिमेंट का हमने इस ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना है। यहां पर इन दोनों की लोकेशन सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? M0 M1 M8 और M9 के साथ क्वाड बना सकते हैं अगर 1 बिट का चेंज होता है। इन दोनों की लोकेशन सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी 0 टू 0 सेम, 0 टू 0 सेम, 0 टू 1 1 बिट का चेंज। तो यस, M0 M1 M8 एंड M9 ये आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखेंगे? 0 टू 1 1 बिट का चेंज, 0 टू 0 सेम, 0 टू 0 सेम, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेम। इसी तरह से इस पेयर का इन पेयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। दो कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो इसकी लोकेशन सेम होनी चाहिए और साथ में 1 बिट का चेंज होना चाहिए। तो सिंपली ये पेयर इस पेयर के साथ क्वाड नहीं बना सकता, इन दोनों की लोकेशन डिफरेंट है। इन दोनों की लोकेशन सेम है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी चेक करेंगे। 0 टू 0 सेम, 0 टू 0 सेम, 0 टू 1 1 बिट का चेंज, 1 बिट का चेंज हो रहा है। तो दो पेयर में अगर 1 बिट का चेंज होता है तो क्वाड बनता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? M0 M8 M1 एंड
M9 आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, अंडरस्कोर एज इट इज 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज है अंडरस्कोर। अब इस पेयर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये दोनों लोकेशन डिफरेंट हैं, तो दिस इज अ ग्रुप जीरो। ग्रुप जीरो ये बताएगा कि ग्रुप जीरो के एलिमेंट का ग्रुप वन के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया है। इसी तरह से ग्रुप वन के एलिमेंट का ग्रुप टू के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब क्या ये पेयर इन तीन पेयर के साथ क्वाड बना सकता है? पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। इसकी लोकेशन इसके साथ सेम है। अब एक बिट का चेंज होना चाहिए, 1 to 1 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, M1 M3 M9 M11 आपस में क्वाड बनाएंगे। क्वाड बनेगा जब एक बिट का चेंज होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 0 to 1 एक बिट का चेंज है अंडरस्कोर, 0 to 0 सेम, अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आएगा, 1 to 1 सेम। इसी तरह से इस पेयर का इन पेयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहां पर अंडरस्कोर यहां पर है, यहां पर अंडरस्कोर यहां पर है। क्या ये इसके साथ क्वाड बना सकता है? दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, रेस्ट आर सेम। तो यस, M1 M9 M3 M11 के साथ क्वाड बनाएगा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, यहां पर आएगा अंडरस्कोर, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम। इसी तरह से इस पेयर का इन पेयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहां पर अंडरस्कोर यहां पर लगा है, यहां पर कहीं भी सेम लोकेशन पे अंडरस्कोर नहीं है, तो कोई भी क्वाड नहीं बनेगा। तो दिस इज ए ग्रुप 1। लास्ट में हम ग्रुप 2 के एलिमेंट का ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे। पहले मैं M3 और M7 के लिए कंपैरिजन करूंगा। यहां पर अंडरस्कोर यहां पर लगा है, यहां पर अंडरस्कोर यहां पर लगा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 1 एक बिट का चेंज, रेस्ट 1 1 1 1 आर सेम। तो यस, M3 M7 M11 और M15 आपस में मिलकर क्वाड बनाएंगे। 0 to 1 एक बिट का चेंज है, अंडरस्कोर लिखेंगे, अंडरस्कोर यहां पर आएगा 1 1। अब सेम M3 और M11 के लिए चेक करेंगे। दोनों अंडरस्कोर की लोकेशन सेम है, एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 to 1 एक बिट का चेंज, रेस्ट आर सेम। अगेन M3 M11 M7 और M15 आपस में क्वाड बनाएंगे। डेट इज अंडरस्कोर 0 to 1 एक बिट का चेंज है, अंडरस्कोर 1 to 1 1 to 1। सेम M9 और M11 के लिए चेक करेंगे। यहां पर अंडरस्कोर यहां पर लगा है, यहां पर सेम लोकेशन में अंडरस्कोर नहीं है, तो क्वाड नहीं बनेगा। तो दिस इज ए ग्रुप 2। अब ये जो M0 और M1 पेयर है, ये पेयर यहां पर यूज हो रहा है, M0 और M1, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, टिक लगाऊंगा। सेम M0 और M8, अगेन M0 M8 पेयर यहां पर यूज हो रहा है, तो यहां पर टिक करेंगे। यहां पर M1 M3, M1 और M3 यहां पर यूज हुआ है, तो यहां पर टिक लगाएंगे। M1 और M9, M1 और M9 यहां पर यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। अब यहां पर है M8 M9, M8 M9 या फिर M8 M9 यूज हो रहा है, तो यहां पर टिक करेंगे। आपको याद रखना है, जैसे M0 और M9 सेम पेयर है, तो ये सेम पेयर एक ही क्वाड में यूज होना चाहिए। जैसे यहां पर M8 M9 या बोल सकते हो M8 M9, ये सेम पेयर एक ही क्वाड में यूज होना चाहिए। नेक्स्ट इज M3 M7, M3 M7 यहां पर यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। M3 M11, M3 M11 कहां पर है, यहां पर यूज हुआ है, M3 एंड M11, या आप यहां पे देख सकते हो M3 एंड M11, टिक करेंगे। M9 एंड M11, M9 एंड M11 टिक करेंगे। M7 एंड M15, M7 M15, M11 M15, M11 M15
M11 और M15 है, यहां पर यूज हुआ है M11 और M15 एक ही क्वाड में यूज होना चाहिए। अगर कोई पेयर क्वाड में यूज नहीं होता तो उसके सामने हमने क्रॉस लगाना था। स्टेप 2 में हमने डिफरेंट पेयर के कॉम्बिनेशन देखे। पेयर कब बनेगा? जब दो मिन टर्म में एक बिट का चेंज होता है। इसी तरह से स्टेप 3 में हमने ऑल पॉसिबल क्वाड्स देखे। क्वाड्स कब बनता है? जब दो पेयर के बीच में एक बिट का चेंज होता है। अब क्वाड के बाद हम ऑक्टल देखेंगे। क्या स्टेप 3 में ऑक्टल बनेगा? अब ऑक्टल के लिए कंडीशन क्या होगी? दो क्वाड के बीच में एक बिट का चेंज होना चाहिए और साथ में जो दो अंडरस्कोर हैं उनकी लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। जैसे ग्रुप 0 को मैं ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करूंगा। जैसे मैं इस क्वाड को देखता हूं, यहां पर इन दोनों की लोकेशन सेम है, इसी तरह से इन दोनों की लोकेशन सेम है। अब ग्रुप 1 में कहीं भी ये लोकेशन सेम नहीं है तो सिंपली इन दोनों के बीच में ऑक्टल तो नहीं बनेंगे। इसी तरह से मैं ग्रुप 1 का ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करता हूं। यहां पर लोकेशन इस तरह से है, यहां भी लोकेशन इस तरह से है। अब यहां पर सेम लोकेशन नहीं है तो ये आपस में ऑक्टल भी नहीं बनाएंगे। ऑक्टल के लिए कंडीशन क्या होगी? पहले तो इन दो अंडरस्कोर की लोकेशन सेम होनी चाहिए और साथ में एक बिट का चेंज होना चाहिए, तो यहां पर कोई भी ऑक्टल नहीं बनेगा। अब यहां पर कोई भी ऑक्टल नहीं बनेगा। अब स्टेप यहीं पर ही रोक देना है। अगर यहां पर ऑक्टल्स बन जाते तो जो क्वाड्स ऑक्टल में यूज होते उनके सामने मैंने टिक लगाना था और जो क्वाड्स ऑक्टल में यूज नहीं होते उनके सामने मैंने क्रॉस लगाना था। तो यहां पर ऑक्टल्स नहीं बने हैं तो स्टेप को यहीं पर ही रोक देना है। अब आप यहां पर देखो, अब यहां पर M0, M1, M8, M9 यहां पर सेम ऑर्डर है। M0, M1, M8, M9 जस्ट आगे पीछे है तो ये दोनों एक हैं। इसी तरह से M1, M3, M9, M11 यहां भी M1, M9, M3, M11 ये दोनों सेम हैं, जस्ट आगे पीछे हैं तो ये दोनों भी एक हैं। तभी तो आप देख सकते हो बाइनरी एक्सप्रेशन सेम है। अगेन M3, M7, M11, M15 M3, M11, M15, M7 सेम है और दोनों के बाइनरी एक्सप्रेशन भी सेम है तो ये दोनों एक हैं। अब इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? दिस इज ए जीरो, जीरो के लिए लिखते हैं बी बार। दिस इज ए जीरो, जीरो के लिए लिखेंगे सी बार। दिस इज ए प्राइम इंप्लीकेंट। इसी तरह से ये दोनों अंडरस्कोर हैं, जीरो को लिखेंगे बी बार। यहां पर 1 1 है, 1 के लिए लिखेंगे डी। दिस इज सेकंड प्राइम इंप्लीकेंट। इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1 दैट इज सी डी। दिस इज ए थर्ड प्राइम इंप्लीकेंट। इसी तरह से यहां पर सभी टिक लगे हैं। टिक का मतलब है ये सारे पेयर क्वाड्स में यूज हुए हैं। अगर किसी पेयर के सामने टिक नहीं लगा होता और अनटिक होता तो उसको भी हमने प्राइम इंप्लीकेंट बोलना था। इसी तरह से हम यहां भी चेक करेंगे, यहां भी सभी टिक लगे हैं तो यहां भी कोई भी प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है। अगर कोई क्रॉस होता तो उसको हमने क्या बोलना था? प्राइम इंप्लीकेंट। तो एक्चुअल में देयर आर 3 प्राइम इंप्लीकेंट। नाउ वी विल क्रिएट प्राइम इंप्लीकेंट टेबल। This is a prime implicant table. B have 3 prime implicant. B bar C bar B bar D C D. मैंने इसको यहां पर लिखा है। What are the min terms involved? इसके लिए आपको क्वाड देखना पड़ेगा। इस प्राइम इंप्लीकेंट के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं डेट इज M0, M1, M8 एंड M9 और इसके लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं M1, M9, M3 एंड M11 और CD के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं M3, M11, M7, M15 सेम इनको मैंने यहां पर लिख दिया है। दिस इज अ फंक्शन विच बी हैव गिवन एंड दीज आर द मिन टर्म्स। यहां पर मैंने टोटल मिन टर्म्स लिखे हैं 0 1 3 7 8 9 11 15 0 1 3 7 8 9 11 15। बी बार सी बार प्राइम इंप्लीकेंट के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं 0 1 8 9। 0 के सामने क्रॉस लगाना है, 1 के सामने क्रॉस लगाना है, 8 के सामने क्रॉस लगाना है, 9 के सामने क्रॉस लगाना है। बी बार डी के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं 1 3 9 11।
3, 7, 11 और 15 के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं, CD के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं 3, 7, 11, 50. Now you have to calculate essential prime implicant. What are prime implicant? What are essential prime implicant? I already discussed in one of my lecture. What are prime implicant? All maximum possible groups formed in K-map. जैसे क्लास ये हमें K-map दिया है. What is prime implicant? All possible maximum groups. तो ये दो बन आपस में पेयर बना सकते हैं, ये दो वन भी आपस में पेयर बना सकते हैं, ये 2 1 भी आपस में पेयर बना सकते हैं. हमें सारे के सारे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने होते हैं. तो ऑल मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप्स फॉर्म्ड इन के मैप. तो टोटल प्राइम इंप्लीकेंट हुए 3. व्हाट आर असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट? दीज आर दोस प्राइम इंप्लीकेंट. असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट आर पार्ट ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट. दीज आर दोस प्राइम इंप्लीकेंट which cover at least one main term that cannot be covered by any other prime implicant. जैसे मैं इसको देखता हूं, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में 2 लॉजिक 1 है, इस 1 का नेबर प्राइम इंप्लीकेंट के साथ रिलेशन है, इस 1 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है. तो ये जो ग्रुप है दिस इज एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट. अगेन अगर मैं इस ग्रुप को कंसीडर करता हूं, इसमें 2 1 है, इस 1 का नेबर 1 के साथ रिलेशन है, इस 1 का किसी के साथ भी नहीं है. दिस इज अनदर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट ग्रुप. अगर मैं इस ग्रुप को कंसीडर करता हूं, इसमें 2 लॉजिक 1 है, इसके दोनों 1 का नेबर के साथ रिलेशन है, दिस इज ए नॉट ए एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट. तो देयर आर 2 essential prime implicant. These are those group which cover at least one main term that cannot be covered by any other prime implicant. तो essential prime implicant हुए 2. अगर K मैप से मैंने इसका आंसर लिखना था, तो आंसर कैसे लिखना था? इस ग्रुप को हमने नहीं लेना था. दिस इज ए रिडंडेंट पेयर. तो सिंपली इन दो ग्रुप के लिए ही हमने आंसर लिखना था. K मैप में हम लॉजिक 1 के लिए मिनिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं. इन दो ग्रुप की हेल्प से ही सारे के सारे 1 कवर हो जाते हैं. तो के मैप के केस में हम इस प्राइम इंप्लीकेंट को आंसर में नहीं लिखते हैं. दिस इज ए रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट. तो उस केस में इन दो ग्रुप को हम आंसर में लिखते हैं. तो मैं क्या बोलूंगा, के मैप की सिंप्लीफिकेशन में एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हमेशा आंसर में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज ए प्राइम इंप्लीकेंट टेबल. These are 3 prime implicant. Now you have to calculate essential prime implicant. जिस कॉलम में सिंगल क्रॉस होगा पहले हमें उसको सर्कल करना है. जैसे ये 0 है, 0 मिन टर्म के लिए सिंगल क्रॉस है, आपको इसको सर्कल करना है. इसी तरह से 8 मिन टर्म के लिए सिंगल क्रॉस है. अगेन 7 मिन टर्म के लिए सिंगल क्रॉस है. 15 मिन टर्म कॉलम के लिए सिंगल क्रॉस है. अब इन दोनों सर्कल के लिए जो प्राइम इंप्लीकेंट है डेट इज बी बार सी बार. दिस इज एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट. एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट इज ए टाइप ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट. यहां भी 2 सर्कल हैं. इस सर्कल के सामने जो प्राइम इंप्लीकेंट है दिस इज आल्सो ए एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट. We have given these min terms. अब ये सारे के सारे min term essential prime implicant में कवर हो रहे हैं. जैसे 0 1 3 7, 0 1 3 7, 8 9 11 15, 8 9 11 15. तो जो K मैप की मिनिमाइजेशन में आंसर आएगा उसमें केवल essential prime implicant होंगे. essential prime implicant हमेशा आंसर में प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज आंसर. This is a reduced expression. So in this question there are 3 prime implicant and there are 2 essential prime implicant. और आंसर में essential prime implicant हमेशा प्रेजेंट होते हैं. यहां पर डायरेक्टली essential prime implicant अवेलेबल थे. कुछ क्वेश्चन में कोई भी essential prime implicant प्रेजेंट नहीं होता, तो उस केस में ऐसी कंडीशन अराइज नहीं होती. तो उन क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखने होते हैं, तब हमें डिफरेंट प्राइम इंप्लीकेंट के कॉम्बिनेशन लेने होते हैं सो दैट सारे के सारे मिन टर्म कवर हो जाएं. आने वाले लेक्चर्स में मैं इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा.
सेम क्वेश्चन को मैं के मैप से सोल्व करता हूं। दिस इज अ 4 वेरिएबल के मैप, यहां पर ए बी लिखना है, यहां पर सी डी लिखना है। फॉर दिस मिन टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 1, ऑलरेडी मैं वैल्यू फिल कर चुका हूं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्राइम इंप्लीकेंट। व्हाट आर प्राइम इंप्लीकेंट? मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप फॉर्म्ड इन के मैप इज नोन एज ए प्राइम इंप्लीकेंट। तो ये 4 1 का कॉम्बिनेशन क्वाड बनाएगा। इसी तरह से ये आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। प्राइम इंप्लीकेंट के केस में हमें सारे के सारे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। ये 2 1 पेयर बनाएंगे, ये 2 1 पेयर बनाएंगे, पेयर प्लस पेयर क्वाड, तो एक्चुअल में 3 क्वाड बनेंगे। इस क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 1 1 को लिखते हैं सी डी, प्लस इस क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 0 कांस्टेंट डेट इज बी बार, और यहां पर कॉमन है 0 0 डेट इज सी बार, प्लस अब ये जो रेड क्वाड है इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 0 कांस्टेंट है बी बार, और यहां पर कॉमन है 1 1 डेट इज डी। तो देयर आर 3 प्राइम इंप्लीकेंट। टेबुलर मेथड से भी हमने 3 प्राइम इंप्लीकेंट कैलकुलेट किए थे। अब आंसर में ये जो क्वाड जो रेड से बनाया है इसको नहीं लिखते हैं। इसको क्यों नहीं लिखते हैं? ऑलरेडी जो 2 क्वाड ब्लैक से बनाए हैं उसी में ही सारे लॉजिक 1 कवर हो जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा रेड क्वाड है दिस इज ए रिडंडेंट क्वाड। इसको रिडंडेंट क्वाड क्यों बोला? इसमें जितने भी लॉजिक 1 है उसका सभी नेबर के साथ रिलेशन है। जैसे इस 1 का इसके साथ है, इस 1 का इस क्वाड के साथ रिलेशन है, इस 1 का इस क्वाड के साथ रिलेशन है, इस 1 का इस क्वाड के साथ रिलेशन है। तो इसको आंसर में नहीं लिखते, तो इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। दीज आर द असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, और ये हमेशा आंसर में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट? ये असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। ये 1 है, इसका नेबर किसी के साथ रिलेशन नहीं है। इसी तरह से इस 1 का नेबर किसी के साथ रिलेशन नहीं है। अगर मैं इस क्वाड की बात करता हूं, इस 1 का नेबर किसी के साथ रिलेशन नहीं है, इस 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट वो प्राइम इंप्लीकेंट होते हैं जिनमें कम से कम एक लॉजिक 1 ऐसा होता है जिसका नेबर के साथ रिलेशन नहीं होता है। तो ये जो बी बार डी प्राइम इंप्लीकेंट है दिस इज ए रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट। इसको आंसर में नहीं लिखते। आंसर में असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं। दिस इज आंसर। और टेबुलर मेथड में भी हमें यही तो आंसर मिला था, और सेम टेबुलर मेथड में यही असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट थे।